वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब नए वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जरा सोचिए, 20-20 मंजिला इमारतों जितने विशाल कार्गो जहाज समंदर की तूफानी लहरों को चीरते हुए आ रहे हैं और देश भर के रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान ला रहे हैं। है ना कमाल की बात? नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देश के समुद्री हाईवे के उन विशाल टोल प्लाजा को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन चलाते हैं। चलिए बिना देर किए सीधा शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पर ये आंकड़ा देखिए, 95%। मतलब भारत के कुल व्यापार का 95% हिस्सा समंदर के रास्ते से ही तय होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 95%। यह आंकड़ा साफ कर देता है कि समुद्री व्यापार ना हमारी अर्थव्यवस्था की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। हवा या जमीन नहीं, पानी ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा और असली रास्ता है। भारत की विशाल तटरेखा के बारे में तो हम जानते ही हैं, लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी लंबाई में इस भारी भरकम व्यापार को संभालने के लिए केवल 13 प्रमुख बंदरगाह या कह लें कि विशाल नाके हैं? और हाँ, ये कोई साधारण गोदी नहीं है, ये वो विशाल हाईटेक बुनियादी ढांचे हैं जिन्हें सीधे केंद्र सरकार मैनेज करती है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा भार इन्हीं के कंधों पर टिका है। तो आज की हमारी इस यात्रा का मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले भारत की व्यावसायिक जीवन रेखा, फिर समझेंगे प्राकृतिक बनाम कृत्रिम बंदरगाह का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम चलेंगे पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों की ओर, फिर पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह और अंत में पोर्ट ब्लेयर और हमारी रणनीतिक सुरक्षा पर नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले इस बुनियादी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, प्राकृतिक बनाम कृत्रिम बंदरगाह। तटीय इंजीनियरिंग को समझना मतलब हमें ये समझना है कि समंदर के किनारे इंसान और प्रकृति कैसे मिलकर काम करते हैं या फिर कभी-कभी कैसे एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही साफ तुलना देखने को मिलेगी। एक तरफ हमारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं जिनकी आकृतियां अनियमित होती हैं और नदियों के मुहाने बिना किसी इंसानी मदद के जहाज़ों को एक रेडीमेड और सुरक्षित जगह देते हैं, और दूसरी तरफ कृत्रिम बंदरगाह जिन्हें खुले समंदर के कहर से बचाने के लिए भारी भरकम कंक्रीट की दीवारों और इंसानों द्वारा बनाए गए ब्रिक वाटर्स के जरिए बिल्कुल जीरो से बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं ना, ये एक तरह से भूगर्भीय शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। मतलब नदियों के मुहाने या झीलें खुले समंदर की हिंसक लहरों की सारी एनर्जी को खुद ही सोख लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बिना एक भी कंक्रीट की दीवार बनाए प्रकृति खुद ब खुद एक सुरक्षित गोदी तैयार कर देती है ना अद्भुत? आइए अब आगे बढ़ते हैं पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह गुजरात से केरल तक। चलिए देखते हैं कि कैसे गुजरात की कच्छ की खाड़ी से लेकर एकदम दक्षिण के सिरे तक हमारा भूगोल ही हमारे व्यापार के तरीके को तय करता है। इस पूरे इलाके का सबसे शानदार उदाहरण है गुजरात का कांडला बंदरगाह, जिसे हम दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। ये बंदरगाह क्या करता है? ये प्राकृतिक हाई टाइड यानी उच्च ज्वार का इस्तेमाल एक मुफ्त पार्किंग असिस्टेंट की तरह करता है। लहरें खुद ब खुद भारी जहाज़ों को तट तक धकेल लाती हैं, जिससे करोड़ों रुपए के ईंधन की बचत होती है। इसके अलावा गोवा का मुर्मुगांव लौह अयस्क के लिए, कर्नाटक का न्यू मैंगलोर खनिजों के लिए और केरल का कोचीन मसालों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब इसी पश्चिमी तट पर हमारा ऐतिहासिक दिग्गज भी मौजूद है, मुंबई बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे व्यस्त पारंपरिक बंदरगाह है। इसका इतिहास तो ब्रिटिश काल बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी देश का 20% निर्यात यानी पूरे देश का 5वां हिस्सा अकेले इसी बंदरगाह से मैनेज होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर मुंबई बंदरगाह पहले से ही इतनी बड़ी सक्सेस था, तो फिर इंजीनियरों को ठीक उसके बगल में समंदर में कंक्रीट डालकर एक और नया कृत्रिम बंदरगाह बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था तो ये नया झंझट क्यों? इसका सबसे अहम कारण है कंटेनरीकरण। 20वीं सदी के बीच में जब माल लोहे के बड़े बड़े और स्टैंडर्ड डिब्बों में पैक होके आने लगा ना, तो ग्लोबल व्यापार का तरीका रातों रात बदल गया। अब हुआ ये कि
उन विशाल स्टील के बक्सों को उठाने के लिए 100 फीट ऊंची क्रेमें चाहिए थीं और रखने के लिए हजारों एकड़ के यार्ड। और ये सब चीजें मुंबई शहर के उस भीड़-भाड़ वाले ऐतिहासिक केंद्र में तो बिल्कुल भी फिट नहीं हो सकती थी। और बस इसीलिए JNPT को एक बाईपास के रूप में बिल्कुल शुरुआत से बनाया गया, ताकि मुंबई शहर के इस भयानक समुद्री ट्रैफिक जैम को किसी तरह सुलझाया जा सके। आज की तारीख में ये पूरी तरह से मशीनीकृत है, फुल्ली ऑटोमेटेड, और भारत में कंटेनर हैंडलिंग का निर्विवाद राजा बन चुका है। चलिए अब आते हैं पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों पर। उथले पानी में इंजीनियरिंग। अब हम भारत के पूर्वी तट की तरफ चलते हैं, जहां की चुनौतियां पश्चिमी तट से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ का उथला पानी और भयानक चक्रवात, इन चीजों ने इंजीनियरों को सच में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होने पर मजबूर कर दिया है। मसलन तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह को ही ले लीजिए। ये उथला बंदरगाह कभी मोतियों के फिशिंग के लिए मशहूर था, लेकिन आज ये एक भी असली रुपया जोखिम में डाले बिना जहाज़ों की आवाजाही और मौसम के असर को टेस्ट करने के लिए अत्याधुनिक 3D डिजिटल ट्विन तकनीक यानी वर्चुअल सिमुलेशन का इस्तेमाल करता है। असली दुनिया की मुश्किलों को वर्चुअल दुनिया में सुलझाने का ये वाकई एक गजब का तरीका है। इतिहास खुद को कैसे दोहराता है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है, बिल्कुल मुंबई की तरह। जब भारत का तीसरा सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह कोयले और ट्रैफिक के भारी बोझ तले दबने लगा, तो उसे राहत देने के लिए एन्नोर यानी कामराजार बंदरगाह बनाया गया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये एक सुस्त सरकारी ट्रस्ट की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करने वाला भारत का पहला और इकलौता प्रमुख बंदरगाह है। अब पूर्वी तट के ये कुछ और तथ्य देखिए, बहुत ही रोमांचक हैं। पारादीप ये आज़ादी के बाद शुरू होने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह था। कोलकाता हल्दिया देश का इकलौता ऐसा बंदरगाह है जो समंदर पर नहीं बल्कि हुगली नदी पर है, और इसे मिट्टी और गाद से बचाने के लिए 2400 घंटे खुदाई यानी ड्रेजिंग करनी पड़ती है। लेकिन इन सब में मेरी नज़र में सबसे खास है विशाखापत्तनम। ये भारत का सबसे गहरा लैंडलॉक बंदरगाह है और इसे भयानक तूफानों से डॉल्फिन नोज नाम की एक विशाल प्राकृतिक चट्टान बचाती है। मतलब वो चट्टान इसके लिए बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, पोर्ट ब्लेयर और रणनीतिक सुरक्षा, अंडमान सागर का वॉच टावर। इसके लिए हम अपनी मुख्य भूमि को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं और अंडमान सागर में बहुत दूर तक चलते हैं, जहां हमारा 13वां प्रमुख बंदरगाह स्थित है। यहाँ आपको एक बड़ी विसंगति या कह लें कि एक अजीब सी बात नजर आएगी। मुंबई या कांडला में जितना भारी भरकम कार्गो आता जाता है ना, उसकी तुलना में पोर्ट ब्लेयर का व्यापारिक भार बहुत ही कम है, बहुत कम। फिर भी इसे देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह का आधिकारिक और सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब यहाँ इतना व्यापारी नहीं होता, तो इसे ये VIP दर्जा क्यों दिया गया? और बस यही बात हमें आज के सबसे अहम और अंतिम सवाल पर लाती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि बंदरगाह सिर्फ माल ढोने के अड्डे नहीं होते, वे कूटनीतिक और रणनीतिक वॉच टावर भी होते हैं। दुनिया का ज्यादातर समुद्री व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, और ठीक वहीं पर पोर्ट ब्लेयर की मौजूदगी भारत को एक असीम भू राजनीतिक शक्ति और वैश्विक सुरक्षा देती है। ये चीज़ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली ताकत सिर्फ बड़े बड़े कंटेनरों के वजन में नहीं होती, बल्कि दुनिया के नक्शे पर आपकी लोकेशन में भी होती है। तो सोचिए, क्या बुनियादी ढांचे की ये रणनीति आने वाले समय में दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकती है? आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।